लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था? रेडियो टू करेक्शन हो गया तो क्वेश्चन करवा दिए। सेंट्रीफ्यूगल तो कॉन्सेप्ट बता दिया। तो आखिरी वही क्या करवाया था वही तो बताइए। आपने बस इंट्रोडक्शन ही दिया था कि सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छा ये लास्ट नहीं बताया था। मुझे लगा डायनेमिक्स और सब किया। वीडियो ऑन कर लीजिए। फाइंड T1, T2 एंड T3। मैंने स्ट्रिंग से तीनों मास को कनेक्ट करके रखा हुआ, इसको मैं ऐसे रिवॉल्व कर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे टेंशन डेवलप कितना हो रहा है हर एक स्ट्रिंग में, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर। ये मान लीजिए 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1। सिंपल, अगर हर एक एफबीडी पे ध्यान दें, अगर मैं 5 kg का एफबीडी बनाऊं तो 5 kg के एफबीडी में बाहर की तरफ क्या लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर की वैल्यू कितनी, 3 इनटू ओमेगा स्क्वायर। अंदर की तरफ क्या लगेगा, T3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 kg का एफबीडी बनाऊं तो 3 kg के एफबीडी में बाहर की तरफ लग रहा है T3 और अंदर की तरफ लग रहा है T2, और ये बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर 2 kg का एफबीडी बनाऊं तो 2 kg का एफबीडी में बाहर की तरफ लग रहा है T2, अंदर की तरफ लग रहा है T1, और एक लगेगा एम आर ओमेगा। बस वैल्यू आती जाएगी। क्लियर है? नोट कर लिया? फाइंड टेंशन।
टेंशन अंदर की तरफ नीचे की तरफ mg और एक नीचे आ रहा होगा mv स्क्वायर बाई आर। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, टेंशन आ जाएगा। क्लियर है सबको? फाइन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, जितने भी पेंडुलम के क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग आगे करेंगे, अगर स्ट्रिंग से मास जुड़ा हुआ है तो हमेशा एक्सिस हम लोग क्या मानेंगे, जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसको एक एक्सिस मान लीजिए और दूसरे डायरेक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एमजी के कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो इसका मतलब यहाँ पे एटी भी होगा, क्योंकि अगर नीचे की तरफ आएगा, अगर आपने पढ़ा हुआ एसएचएम के केस में भी जैसे पार्टिकल नीचे की तरफ आता है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है, और वेलोसिटी इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि एटी के कारण, ठीक। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर मैं ऐसा लेता, ये टेंशन है, मैं यहाँ पे टी का कॉम्पोनेंट लेता, इधर एमजी लिखता और टी का कॉम्पोनेंट इधर लिखता और एक इधर लिखता, मैं इसी को बैलेंस करता ना, ऊपर नीचे और इसको इसको, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में मैं एटी का कॉम्पोनेंट लेना भूल जाता, ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, मैं हमेशा जब भी मेरे को टेंशन वगैरह किसी भी पार्ट में जहां पे स्ट्रिंग लगा हुआ है तो मैं क्या करूंगा कि जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन में मैं वाई एक्सिस मान लूंगा, ठीक है, कि कंपोनेंट वाले पार्ट से बच गए, ठीक। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो नीचे की तरफ क्या होगा mv स्क्वायर बाई आर, लेंथ वही है, लेंथ को मान लीजिए 1 मीटर है स्ट्रिंग की, ठीक, और एक mg इधर की तरफ होगा, mg इधर की तरफ है तो इसका भी कंपोनेंट किधर आएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, mg का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा mg cos थीटा। तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, टेंशन विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। कॉन्सेप्ट यही था कि जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन में हम लोग एक एक्सिस मान लेंगे बाई, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। इसको अपने वर्डिंग में जरूर लिख लीजिएगा कि अगर स्ट्रिंग मास सिस्टम है और वो आपका सर्कुलर का पार्ट है तो हमेशा जिस डायरेक्शन में टेंशन होगा उसको एक एक्सिस मान लीजिए। ये सॉल्व हो जाएगा ना, v वगैरह सब कुछ दिया हुआ, मास भी आपको पता है। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम ये है, ठीक, कि आपने क्या किया, स्ट्रिंग से मास को ऐसे लगाया और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर, ये आपका कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल को देखूं, मैंने कहा कि पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सिर्फ पार्टिकल को देखिए, पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पे क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ, तो मैंने कहा कि सारे पार्टिकल से बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mp स्क्वायर बाई r, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, इधर क्या लग रहा है t, इधर क्या लगेगा t cos थीटा, और अंदर की तरफ क्या लगेगा t sin थीटा, यही होगा ना, ठीक।
तो अगर मैं यहाँ पे एफबीडी पे ध्यान दूं तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू कितनी होगी? आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एल साइन थीटा। देखिए ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेनस ये एल दिया हुआ है, तो इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा एल साइन थीटा। तो हमने दो इक्वेशन डेवलप की, जो भी अननोन पैरामीटर्स हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए रोटेशन खत्म करने के बाद मैं 12th और 11th दोनों पैरेलली स्टार्ट करूंगा, ठीक है। रोटेशन खत्म हो जाएगा तो वहां से मैं ऑप्टिक्स उठा लूंगा, ठीक है, जो छोटे छोटे पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैट जो भी बात करें। एक 12th का लेक्चर हम लोग 3 लेक्चर लेंगे और 3 लेक्चर आपकी 11th की, ठीक। कोशिश यही रहेगी जैन लास्ट तक में सिलेबस कंप्लीट कर दूं या मिड ऑफ फेब तक। बस रोटेशन जल्दी से खत्म हो जाए, क्लियर है ये, ठीक है। मैं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा है, ये बस यही दो इक्वेशन बनेंगे और आर के लिए है, जो भी अननोन पैरामीटर्स होगा आपको निकाल लीजिएगा कोनिकल पेंडुलम। अब हम लोग आते हैं, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे हिंज दी और यहाँ पे एक एम मास है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऑन टेबल, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है कि मैंने कहा कि टेबल है, टेबल पे आपने एक रस्सी बांध दी और यहाँ पे आपने टाइट कर दिया और यहाँ पे मास है, ठीक, और ये मास क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है टेबल पे, ठीक है। ये टेबल है, ठीक। अब टेबल और मास के बीच में फ्रिक्शन मतलब कि म्यू दिया हुआ है, और मैंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी थी वो थी आपकी वी नॉट। तो आपसे पूछा गया फाइंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये स्प्रिंग है, यहाँ पे आपको टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना है तो मेरे को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक के बारे में एनालिसिस करूं तो मैं सबसे पहले देखूंगा यहाँ पे अंदर की तरफ क्या लग रहा है, टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंशन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो पहला पार्ट तो मेरे को क्लियर हो गया कि टेंशन यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। अब हम लोग आते हैं कि टेबल और मास के बीच में आपको फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉजिकली सोचिए, सिर्फ मास को देखिए, मास तो ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन टेबल पे, ठीक है। अगर टेबल पे सर्कुलर मोशन कर रहा है और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन दिया हुआ है तो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा साथ में रहे, ठीक। लेकिन टेबल तो मूव नहीं कर सकता मास के साथ, तो वो क्या करेगा, मास को रोकने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है, ठीक। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इनटू एन। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी, और फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल, क्योंकि वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, at इज इक्वल टू म्यू इनटू जी, प्लस और माइनस, प्लस या माइनस, माइनस, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस बॉडी को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, ठीक। अब एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट आ गया, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है,
ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v नॉट माइनस म्यू g इनटू t, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टाइम। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एलबीडी बनाऊं तो बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, m बाई आर, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, v नॉट माइनस म्यू जी टी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर इसी में सेकंड पार्ट में पूछूं, बी पार्ट, फाइंड टाइम व्हेन ब्लॉक स्टॉप, कितने टाइम पे ब्लॉक आपका स्टॉप हो जाएगा। पार्टिकल स्टॉप हो गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब v नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v नॉट डिवाइडेड बाय म्यू। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। मैंने कहा कि डिस्क है, इसका मास m है और इसका रेडियस कैपिटल R है। ये डिस्क आपका कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस पे एक स्मॉल मास को रख दिया और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है, म्यू। ठीक, अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, जैसे कि ये मान लीजिए डिस्क है और इसके ऊपर मैंने मास को रखा हुआ और मैं डिस्क को रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब डिस्क को रोटेट कर रहा हूं तो एक ऐसा ओमेगा आएगा ना जहां पे इसके ऊपर क्या करेगा, स्लिप करने लगेगा। ठीक है, ये थोड़ी हैवी बुक है, ये पता नहीं चलेगा। अगर मैं इसको रोटेट करूँ, ये देखिए स्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो एक मतलब कि मेरे को वही ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, फाइंड ओमेगा मैक्स, फाइंड ओमेगा मैक्स so that small m doesn't slip। कितने मैक्सिमम ओमेगा तक ये आपका इसके ऊपर स्लिप नहीं करेगा। अब सिंपल ये देखिए, ये तो सिंपल टू ब्लॉक सिस्टम हो गया। ठीक, अगर टू ब्लॉक सिस्टम हो गया, मैं कह रहा हूं कि ये इसके ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए डिस्क आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है, डिस्क रोटेट कर रहा है और ये मास आपका स्लिप नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मास इसके साथ ही रोटेट करना चाहिए, डिस्क के साथ। ठीक है, तो मास क्या कर रहा है, डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है। ठीक, अगर मास से डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है, इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ मास को देखूं तो मास क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ठीक, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको क्या चाहिए,
सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सर और अंडर रूट न्यू जी बाई आर है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे कहा कि जो मास आपका यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, क्योंकि मास डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए इसका मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन डिस्क एंड स्मॉल मास इज जीरो। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है तो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों हमेशा साथ में रहें, ठीक है। अगर दोनों हमेशा साथ में रहें तो इस मास को भी क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन। अगर इस मास को सर्कुलर मोशन करना है तो इसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन यही चाहता है कि दोनों आपके हमेशा साथ में रहें। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक। तो यहाँ पे आपने लिखा F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, या सॉरी F इज इक्वल टू अंदर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन, और बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, एम आर जी ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जो एम आर ओमेगा स्क्वायर है ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू म्यू एन। क्योंकि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम तक रहती है। तो इसको बस सॉल्व कर दीजिए, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी म्यू जी डिवाइडेड बाय आर, ये ओमेगा मैक्स आएगा। आगे समझिए। और ये जब डिस्क रोटेट करेगी तो टेंजेंशियली तो स्पेस का स्यूडो फोर्स लगेगा। ओमेगा कांस्टेंट है, जैसे मैं लिखा था ना कि ओमेगा कांस्टेंट है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होगा। नोट कर लिया, सेम क्वेश्चन, लेकिन इस केस में मैंने कहा अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऐसी वर्मा में है, ठीक है, उसी को कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। इस केस में भी आपको क्या निकालना है, ओमेगा मैक्स। ओमेगा इनिशियल यहाँ पे 0 दिया हुआ है, मतलब कि कितने मैक्सिमम स्पीड से मैं डिस्क को रोटेट करूं ताकि दोनों के दोनों क्या रहे, रेस्ट पे रहे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, कोई स्लिपिंग ना हो, ठीक। अब थोड़ा सा देखिए कॉन्सेप्चुअली अगर मैं सोचूं, क्योंकि अभी मेरे को बैंकिंग रूल भी बताना है, यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। और स्लिपिंग कब नहीं होगी, अगर मेरा डिस्क रोटेट कर रहा है तो स्मॉल मास को भी रोटेट करना पड़ेगा, ठीक। अगर स्मॉल मास को रोटेट करना है तो यहाँ पे देखिए अल्फा दिया हुआ है, अगर अल्फा दिया है इसका मतलब 80 नहीं है, ठीक। और पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एसी तो है ही नेसेसरी कंडीशन। लेकिन अगर इस वाले केस में बात करें तो ये पार्टिकल जो एम मास है वो कैसा मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि एटी भी है और आपका एसी भी है, ठीक। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पार्टिकल को क्या चाहिए, एटी भी चाहिए और एसी भी चाहिए, ठीक है। एटी और एसी कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ही इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराएगा, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा क्या रहें, साथ में रहें, और साथ में रहने के लिए वो कुछ भी करेगा, ठीक। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एसी प्रोवाइड कर रहा होगा और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एटी प्रोवाइड कर रहा होगा। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि पहले वाले केस में और सेकंड वाले केस में किस में ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम मिलनी चाहिए, पहले वाले केस में कि इस वाले केस में, और क्यों। क्यों? नेट रिजल्टेंट को बैलेंस
देखिए पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में पूरा का पूरा फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा था, एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या है, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एम इंटू ए टी के इक्वल होगा, क्योंकि फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी प्रोवाइड करेगा और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं सेकंड वाले केस में फ्रिक्शन का कंपोनेंट एम आर स्क्वायर के इक्वल है, लेकिन फर्स्ट वाले केस में क्या था, पूरा का पूरा फ्रिक्शन एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था। तो किस केस में मेरे को ओमेगा मैक्सिमम मिलेगा, फर्स्ट वाले केस में, जब मैं डिस्क को कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर डिस्क कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट हो रहा होगा तो उस वाले केस में जो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी वो मेरे को इस वाले के केस के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी। अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से डिस्क को रोटेट करूं तो मैं हायर स्पीड से रोटेट कर सकता हूं ताकि स्मॉल एम आपका विदाउट स्लिप मूव करता। लिख लीजिए, लॉजिक लिख लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट अभी रिपीट होगा भी आगे जाके। तो यहाँ पे लिख लीजिए AT इज इक्वल टू क्या होगा, आर अल्फा, और F इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, M इंटू ए नेट, और ए नेट क्या होगा, M इंटू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। और ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, म्यू और n से छोटी होनी चाहिए। बस हो गया क्वेश्चन। सभी वैल्यू पुट कर दीजिए, अब निकाल सकते हैं यहाँ से वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टी के टर्म में की इक्वेशन बन जाएगी। तो किसी भी टाइम पे आपसे पूछा गया तो मैं निकाल सकता हूँ। क्लियर है सबको? यहाँ से मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि कितने टाइम पे स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इक्वल टू 0 रखूंगा तो टाइम आ जाएगा ना, ओमेगा को टाइम के टर्म में रख दीजिए तो मेरे को ये भी पता चलेगा कि कितने टाइम में आपकी स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। टाइम आ जाएगा तो मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, है ना। यहाँ से टाइम आ जाएगा, टाइम की वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे को पता चलेगा कि ओमेगा मैक्स कितना हो सकता है। क्लियर है? देखिए कैसा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि एक रॉड है जिसको आपने हिंज्ड किया हुआ है और इसमें एक रिंग है, ठीक है। अब मैं रॉड को क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं इसको धीरे धीरे अगर स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये जो रिंग है
ये क्या होगा, बाहर की तरफ आएगी, है ना। मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा हूँ तो ये रिंग बाहर आ जाएगी, ठीक। तो ऐसे ही केस है, ये बिल्कुल लूज नहीं है, मतलब कि इसके साथ पूरी बॉडी इसके साथ टच में है, ठीक है, इस रॉड के अंदर। तो क्वेश्चन यही है, एक रॉड है जिसको आपने यहाँ पे हिंस लिखे होगा, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से रोटेट हो रहा है, और यहाँ पे आपने क्या रखा है, इसके बीच में एक रिंग है, ये रिंग है, ठीक। ये एल डिस्टेंस पे मेरे को यहाँ पे पूछा गया, फाइंड टाइम व्हेन रिंग स्टार्ट्स स्लाइडिंग, फाइंड टाइम व्हेन रिंग स्टार्ट स्लाइडिंग। कितने टाइम पे रिंग आपका स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। रिंग का मास मान लीजिए स्मॉल एन, इनिशियल होगा। इनिशियल ओमेगा 0 है। वन बाई फोर्थ पावर आ गई है। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आया किसी का?
अब देखिए थोड़ा लॉजिकली सोचिए, मान लीजिए रिंग है, ठीक है, ये पूरे पार्ट पे टच हो रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं फ्रिक्शन के बारे में बात करूं, अगर मैं इसको बात करूं, अल्फा दिया हुआ, ठीक है, अगर अल्फा इसका मतलब ये जो रिंग है, सिर्फ और सिर्फ रिंग को देखूंगा तो ये क्या कर रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रिंग को देखिए सिर्फ, ठीक है, ये मास है, ये क्या कर रहा है आपका, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब एटी भी होगा और एसी भी होगा, ठीक। अब हम लोग बात करें कि एसी यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, एसी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस लगता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक। अगर ये इसको टच कर रहा है तो जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर देगा, फ्रिक्शन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स एटी प्रोवाइड कर रहा था और एसी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो फ्रिक्शन आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि ये तो सरफेस ही नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो इसका मतलब एटी कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, नॉर्मल, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं, ये तो पूरा कांटेक्ट में है ना, रिंग है, रिंग पूरे सरफेस पे कांटेक्ट पे है, ठीक। तो नॉर्मल ये भी हो सकता है, 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 हजारों नॉर्मल हो सकते हैं इस रिंग पे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल हम लोग कौन सा लेंगे, जो कि एटी प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल कौन, नॉर्मल क्या प्रोवाइड कर रहा है, एसी, और फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी, नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है एटी और फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, एसी। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट लिखिए, इस क्वेश्चन में हो गया। तो अगर मैं एटी की बात करूं तो एटी इज इक्वल टू क्या होगा, आर अल्फा, मतलब कि एल इंटू अल्फा। तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एटी, तो ये हो जाएगा एम इंटू एटी एल अल्फा, ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई। और फ्रिक्शन आपका अंदर की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि एम आर एल ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल आपका 0 है, ओमेगा इनिशियल अगर आपका 0 है तो मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा 0 है तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू टी। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन है एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, वो कौन सा फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि स्लिपिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एम एल अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन, एन की वैल्यू एम एल अल्फा, तो एम एल अल्फा, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट म्यू अपॉन अल्फा। इतने टाइम के बाद रिंग आपका बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, नोट कर लिया, यस सर। ठीक है। एक डिस्क है, इस पे आपने ग्रुप बना के रखा, मतलब कितने पोर्शन को आपने कट कर दिया, ठीक है। डिस्क है, इसका रेडियस आर है, मैंने कहा कि एक स्मॉल मास m है जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है, ठीक। और जो डिस्क है ये आपका कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। मेरे से पूछा गया फाइंड, और ये फ्रिक्शनलेस है, म्यू इज इक्वल टू 0 है, फाइंड
speed of m when it comes out। ये बाहर की तरफ आएगा ना, अगर ये डिस्क ऐसे रोटेट होगा तो ये मास क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो मेरे से पूछा गया कि जब ये मास बाहर आ रहा होगा तो उस समय इसकी स्पीड कितनी रही होगी। ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। टू AC R में है, 2 AC R में 2 AC सब वैल्यू निकालेंगे ना, AC कहाँ दिया। देखिए अगर मैं स्मॉल एम के बारे में बात करूं तो स्मॉल एम पे देखिए बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसको रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन है क्या, नहीं है, तो ये अपना आप ही बाहर चलता जाएगा, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल के बारे में बात करूं तो पार्टिकल जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक है, तो इसके पास तो एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक, और ये बाहर आ रहा है तो एक इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसको मैंने v1 मान लिया, इसको v2 मान लिया, तो v नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये चीज क्लियर है ना, जब पार्टिकल बाहर आएगा तो इस पोजीशन पे इसके पास से टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और एक बाहर आने वाली वेलोसिटी होगी, क्योंकि एम आर ओमेगा स्क्वायर के कारण ये बाहर आ रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहां से एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, x ओमेगा स्क्वायर। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालें, a को मैं लिखता हूँ v dv अपॉन dx इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से v dv इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर इनटू dx, इंटीग्रेट कर लीजिए। जब ये आपका रोटेट हो रहा था उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। जब ये बाहर की तरफ आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1। x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, x से लेके कैपिटल R तक, क्योंकि यहां से मेरे को दिया हुआ है कि ये इस पोजीशन पे है और ये ओमेगा इससे रोटेट कर रहा है। तो यहां से निकाल लीजिए v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये मेरे को v1 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब मैं v2 इज इक्वल टू r ओमेगा, तो मेरे को तो v नेट निकालना है, तो v नेट देखिए कितना आ गया, v नेट की वैल्यू हो जाएगी v नेट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर की वैल्यू ये ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है।
क्लियर है? अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मेरे को टिपिकल बनाना होता तो मैं क्या कह देता कि यहाँ पे फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन होता तो अंदर की तरफ F लग रहा होता और बाहर की तरफ mr ओमेगा स्क्वायर लगता। ठीक है, तो मेरे को तो वो टाइम निकालना पड़ता कि जब ये आपका बाहर की तरफ स्लाइड करने लगता, तो सबसे पहले मेरे को टाइम निकालना पड़ता। ठीक है, तो टाइम निकालता, उसके बाद स्लाइडिंग स्टार्ट होती, उसके बाद फिर से टाइम निकालता जब ये यहाँ पे पहुंच जाता। ठीक है, इसी सिंगल क्वेश्चन को मैं टिपिकल बना सकता हूँ। अगर और टिपिकल बनाना होता तो मैं क्या कह देता कि यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो एटी और एसी दोनों आ जाती। आ रहा है समझ में? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आर्यन समझ में आ रहा है? सर नोट कर लिया? एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ऐसे वन में उठाइएगा, देख लीजिएगा। एक रिंग है, ठीक है, इसका मास m है और रेडियस r है। ठीक, ये आपका रोटेट हो रहा है ओमेगा से। ठीक है, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो मतलब कि ऐसे ऐसे आगे जाएगा। ठीक, तो मेरे से पूछा गया फाइंड टेंशन इन द रिंग, फाइंड टेंशन इन द रिंग। स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, आप लोग SC1 में उठाइएगा। आप लोग थ्योरी इंजीनियरिंग वाले SC1 में से पढ़िएगा थ्योरी को, और NCERT दोनों को फॉलो करना है। SC1 में से अच्छे से पढ़िए, जो चीज पढ़ा रहा हूँ उसके बाद SC1 को फॉलो कीजिए, उसके बाद NCERT फॉलो कीजिए। तो कई सारे पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा निकल के आएंगे, उसको अपने नोट्स बनाइए, क्या इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे आपसे, बुक के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ NCERT से काम नहीं चलेगा इंजीनियरिंग में। ठीक, इसलिए बोला SC1 को फॉलो कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को कि रिंग में कितना टेंशन डेवलप होता है। ठीक है, मैंने कहा कि एक आपके पास बाउल है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब सिंपल सिंपल देखिए, अगर मान लीजिए कि कटोरी है और उस कटोरी में आपने स्मॉल मास को रख दिया। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट करूं तो स्मॉल मास ऊपर की तरफ जाता है, और बहुत ज्यादा रोटेट करेंगे तो मास बाहर गिर जाएगा। ठीक, तो मैंने वही कहा कि मान लीजिए कि आप ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, जो स्मॉल मास था वो यहाँ पहुंच गया इस पोजीशन पे। ठीक है, और ये आपका एंगल बना रहा है, मैंने कहा कि थीटा एंगल बना रहा है, और इसका रेडियस आपको कैपिटल R दिया हो। ये भी 80 वर्मा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरे से कहा गया कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0 है। ठीक है, तो मेरे को ओमेगा निकालना है, फाइंड ओमेगा so that small m is at rest with respect to बाउल। बाउल के रेस्पेक्ट में ये क्या है, आपका रेस्ट पोजीशन पे है, तो आपको ओमेगा की वैल्यू निकालनी। एलबीडी बनाइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
देखिए एलबीडी इधर नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एम को देखूं तो स्मॉल एम क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन। इसको रेस्ट पे रहना है ना, तो ये बॉल के साथ घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये रेडियस स्मॉल आर है। स्मॉल आर की वैल्यू बता सकते हैं, आर साइन थीटा, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी। एन का कंपोनेंट ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। रेस्ट पे है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे आपने कहा कि एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये एन साइन थीटा की वैल्यू है। अब एक ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दोनों को डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा। ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, और डिवाइड करके देख लीजिए कितना है, आर डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। जी डिवाइडेड बाई आर कॉस क्या है, दिख रहा है वो। सर अंडर रूट जी अपॉन आर cos थीटा। क्लियर है। यस सर। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़े दूसरे तरीके से सोचिए। सेम कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा बैंकिंग ऑफ रोड पे, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा बैंकिंग ऑफ रोड पे, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाला वहां पे। मैंने कहा कि मान लीजिए इसके बीच में फ्रिक्शन है, अभी तो मैंने फ्रिक्शनलेस लिया है ना, ठीक। इसको दूसरे तरीके से सोचिए कि अभी फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, लेकिन अगर ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा होगा तो ये रेस्ट पोजीशन पे होगा, और उस समय फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब अगर मैं इतने ओमेगा से रोटेट करूं तो मेरे को फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी फोर्स कौन प्रोवाइड कर देता है, नॉर्मल का कंपोनेंट। आयसन में, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इफ ball is rotating with under root g upon r cos theta, then friction between block and ball will be 0. एससी वर्मा में इसी का एक हायर लेवल है, मैंने उसको हिंट दे रहा हूँ आपको लगेगा कि बहुत इजी पार्ट हो गया। उसमें फ्रिक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया रेंज ऑफ ओमेगा। मान लीजिए कि मेरे को ओमेगा का रेंज निकालना है ताकि जो ब्लॉक है वो बाउल के रिस्पेक्ट में क्या रहे, रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। फाइंड रेंज of omega so that block
is at rest with respect to both और म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि फ्रिक्शन है दोनों के बीच में। तो मैं तो किसी कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि ये m मास है, अंदर की तरफ क्या लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। अब बाहर की तरफ क्या लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर और नीचे क्या लग रहा है एम। तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना इस पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये एंगल थीटा है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जब भी सर्कुलर का कोई भी क्वेश्चन आए, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल या जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन हम लोग एक एक्सिस मान लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये आपका एक एक्सिस है और एक एक्सिस ये होगा, ठीक। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स को देखिए। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है mg cos थीटा और mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है mg sin थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि जो ब्लॉक है वो आपका रेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। अभी पहले वाले केस को देख लेते हैं कि हमारा फ्रिक्शन 0 था, ठीक है। क्यों 0 था अभी प्रूफ भी हो रहा है। मैंने कहा कि अगर एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा mg sin थीटा के इक्वल है तो ये तो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा ना ही नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिक्शन नहीं लिया, ठीक, क्योंकि जब स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन को याद कीजिए, मैंने कहा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके मैक्सिमम तक वेरी करता है, ठीक। लेकिन मैंने यहाँ पे कहा कि जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बॉडी ना ही ऊपर मूव कर रही है ना ही नीचे मूव कर रही है, बॉडी रेस्ट पे है। बॉडी रेस्ट पे इसका मतलब इस केस में नेट अप्लाइड फोर्स कितना है 0। अगर नेट अप्लाइड फोर्स 0 है इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी 0। आया सुनने, बिल्कुल स्टैटिक को याद कीजिए, देखिएगा ये ब्लॉक रखा हो मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो 0 होगा ना। अब इधर देखिए रेंज निकालना है, तो रेंज निकालना है तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। आपने अभी ओमेगा की वैल्यू निकाली √g डिवाइडेड बाई r cos थीटा। अगर इतने ओमेगा से रोटेट होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि नेट फोर्स ऑलरेडी 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ओमेगा की वैल्यू को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज इन द सेंस अगर ओमेगा की वैल्यू इससे छोटी है, अगर ओमेगा की वैल्यू इससे छोटी है इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज होगी। अगर ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो गई इसका मतलब mg sin थीटा इज ग्रेटर देन mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी नीचे जाने की। अगर बॉडी की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन प्लस mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है। तो यहां से मेरे को एक ओमेगा मिल जाएगा इस वाले केस से, ओमेगा की पहली वैल्यू मिल गई, ठीक। सेकंड केस, अगर मैंने कहा कि ओमेगा की वैल्यू आपकी इससे ज्यादा है, अगर ओमेगा की वैल्यू √g डिवाइडेड बाई r cos थीटा से ज्यादा है इसका मतलब आपने mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा को इंक्रीज किया। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी ऊपर जाने की। अगर बॉडी की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा नीचे की तरफ। तो दो केस बन गए, ठीक है। एक तो पहला केस f प्लस mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा से ओमेगा 1 मिलेगा। सेकंड केस mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, यहां से ओमेगा 2 मिलेगा और यही मेरे को रेंज देगा। फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू n। हिंट है, ये क्वेश्चन के लिए हिंट दिया मैंने, सॉल्व आप लोग करेंगे। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं तो कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो मैं खुद अपने से कराऊं
तो 1-1.5 घंटे में कितने करवा सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन, क्योंकि समझाना भी है। ठीक, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 20 क्वेश्चन करवाऊं कि 10-12 मैं करूं और 10-12 आपको भी बताते जाऊं हिंट के साथ, कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते। क्लियर है? हिंट लिख लिया कि कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कार ऑन कर्व्ड पाथ, कर्व्ड रोड पे कार अगर आपकी मूव कर रही है, तो पहला केस है केस 1, स्पीड इज कांस्टेंट। अगर मैं कार को किसी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा हूं कांस्टेंट स्पीड से, तब क्या होगा? लॉजिकली पहले सोचिए, ये कार है, मैं कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा हूं, थोड़ा लॉजिकली सोचिए, ये कार है, कार आपकी कर्व्ड पाथ पे ऐसे मूव हो रही है, ये कर्व्ड पाथ पे मूव हो रही है, ठीक है। मैं हाईवे पे कार को ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसे मुड़ रहा हूँ, टर्न ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक बड़े से सर्कल का पार्ट होगा, ठीक। अब सिंपल सा लॉजिकली ये बताइए कि जो अगर कार, या सिंपल हम लोग साइकिल वगैरह तो चलाते हैं, ठीक है, उसकी एनालिसिस थोड़ी सी आसान। मैं कह रहा हूं कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, साइकिल राइड कर रहा हूँ और कर्व्ड पाथ पे मुड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बहुत तेजी से मुड़ता हूं तो मैं किस डायरेक्शन में स्लिप कर सकता हूँ? बाहर की तरफ स्लिप करता हूँ कि अंदर की तरफ? साइकिल चलाइए और लेफ्ट टर्न लीजिए, कहाँ स्लिप करेंगे, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। ठीक है, तो जो अर्थ है, अर्थ की जो हमारी कार है या कोई भी बॉडी है जो भी किसी भी कर्व्ड पाथ पे है, तो उसकी टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ स्लिप करने की, ठीक है। लेकिन तो मैंने कहा कि अगर कार अगर आपकी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रही है, तो जो कार के टायर्स की टेंडेंसी है वो बाहर स्लिप करने की है। लेकिन मैं अगर कार को ड्राइव कर रहा हूं, मैं तो विदाउट स्लिपिंग चलता हूं ना, मेरी कार स्लिप नहीं करती है, मैं आराम से कर्व्ड पाथ पे मूव करता हुआ निकलता हूं, ठीक। अगर कार स्लिप नहीं कर रही है, इसका मतलब देयर इज नो स्लाइडिंग इन बिटवीन टायर्स ऑफ कार एंड रोड, टायर्स और रोड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। अगर टायर और रोड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करना चाहिए, काइनेटिक और स्टैटिक? स्टैटिक, ठीक है। 11th वाले बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर स्टैटिक क्यों लगेगा, टायर तो घूम रहा है, अरे वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगी। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्लीपिंग वाले केस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन तो है, ठीक। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूं, अगर कार अगर आपकी मूव कर रही है इस वाले पाथ पे, तो कार की टेंडेंसी क्या है, बाहर स्लिप करने की। इसको स्लिपिंग से कौन बचा रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ, फ्रिक्शन अंदर लग रहा है, ठीक है, स्लिपिंग से बचा रहा है, ठीक। और मेरे को ये पता है कि अगर ये कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू n, ये होगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv स्क्वायर बाई r लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू mg, mm कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v max की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट म्यू आर जी। मैंने क्या कहा, मेरे को कांस्टेंट स्पीड से कर्व्ड पाथ पे मूव करना है, तो मैं इतनी मैक्सिमम स्पीड से मूव कर सकता हूँ। अगर इससे ज्यादा मैंने अपने कार की स्पीड कर दी तो ये कार क्या होगी, बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगी। क्लियर है? कुछ जा रहा है?
ड्रॉपर बैच में ये सब डेरिवेशन नहीं करवाए जाते। मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आऊंगा तो दिमाग घूम जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब लॉजिकली सेकंड केस के बारे में सोचिए। आगे मैं लॉजिकली सेकंड केस के बारे में सोच रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि स्पीड क्या है, कार की वेरिएबल है। ठीक है, कार की स्पीड वेरिएबल है, मतलब कि मैं जो कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा हूँ मैं एक्सीलरेट करते हुए मूव कर रहा हूँ। वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या, एक्सीलरेशन है कार की। ठीक, तो अगर मैंने कहा कि मैं कर्व्ड पाथ पे एक्सीलरेट करते हुए मूव करूं तो उस समय मैं ज्यादा स्पीड से मूव कर सकता हूं कि पहले वाले केस में? लॉजिकली सोच के बताएगा। ये एक क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं। आगे मैं यहाँ पे बात करूं तो पूरा का पूरा फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, mv²/r। लेकिन अगर मैं वेरिएबल स्पीड में आता हूं तो वेरिएबल स्पीड होगा तो ac भी होगा और at भी होगा। AC और AT यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट AC प्रोवाइड कर रहा होगा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट AT प्रोवाइड कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स आपको AC प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन का कंपोनेंट AC प्रोवाइड करेगा इसका मतलब उस केस में जो मेरे को मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी कार की वो इस वाले केस के कंपैरिजन में क्या मिलेगी? कम। इसलिए अगर आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया, लेकिन जितने भी रेसिंग ट्रैक पे जितने भी कार रेसर्स होते हैं या बाइक रेसर्स होते हैं, जैसे देखते हैं कि अब मेरे सामने मोड़ आने वाला है, मतलब कि पाथ आपका कर्व हो रहा है, तो उससे पहले ही अपनी व्हीकल की स्पीड वो मैक्सिमम कर चुके होते हैं। उसके बाद कर्व्ड पाथ पे उसी वेलोसिटी से वो मूव करते हैं। कर्व्ड पाथ पे वो कभी भी एक्सेलरेट नहीं करते अपनी व्हीकल को। एक्सेलरेट करेंगे तो वो क्या करेगा? स्किड कर जाएगा। मैं रेसिंग ट्रैक की बात कर रहा हूँ, अपने पे लागू मत कीजिएगा। मैं तो सर कर्व्ड पाथ पे एक्सेलरेट करता हूँ, मूव कर जाता हूँ। हमारी स्पीड कितनी होती है? 80, 100, 120, 150। रेसिंग ट्रैक पे 250 के ऊपर स्पीड होती है। आगे सुनने, ठीक है। तो सेकंड केस में विथ वेरिएबल स्पीड, अगर वेरिएबल स्पीड होगी कार की तो AT भी होगा और AC भी होगा। मैंने कहा AT इस डायरेक्शन में है और AC इस डायरेक्शन में है, तो ANet इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? मास इनटू ANet, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? म्यू इनटू n से छोटी। तो ये कितना हो जाएगा? √AC² प्लस AT स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू mg। m कैंसिल हो गया। AC को क्या मैं लिखूंगा? v²/r, और AT को क्या लिखूंगा? AT को v के टर्म में मैंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 0 थी, तो v इज इक्वल टू u प्लस AT। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहे हैं, AT को मैंने आपने a मान लिया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 किसी भी टाइम पे ये कितना हो जाएगा? a into t प्लस वैल्यू पुट करिए AT/AC। मैं पूरी वैल्यू नहीं पुट कर रहा, जो पैरामीटर्स अननोन होंगे वो वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। क्लियर है? इसको एक बार पढ़ कर आएगी तो नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा तो 15-20 मिनट लग जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं, पता ही नहीं है। लेकिन एक बार थोड़ा पढ़ के बैठे रहेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास के लिए आपको देखें। अब सिर्फ फिजिक्स में मैं जो टॉपिक बोलूँ पढ़ के आना, मतलब पढ़ के आइएगा। स्पीड तेज रहेगी तो आपको कॉन्सेप्ट बताने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं नंबर ऑफ न्यूमेरिकल ज्यादा कर पाऊंगा। ठीक है, दिसंबर जनवरी 2 महीने हैं, नवंबर खत्म, आखिरी दिन है आज।
ठीक है। अब मैं हो सकता है नेक्स्ट वीक से आप लोगों की फ्राइडे को भी क्लास लूंगा 3 या 4 घंटे की, ठीक है। सिलेबस वैसे ही होगा, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा जरूर, इस चीज को बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक। मैं क्रैश कोर्स के हिसाब से कराऊं तो मेरे को कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, वीकली 3 लेक्चर भी लूंगा तो क्रैश कोर्स के हिसाब से जनवरी एंड तक खत्म कर दूंगा। लेकिन क्रैश कोर्स नहीं करवाना चाहता क्योंकि मेरे को पता है कई सारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। क्रैश कोर्स का मतलब होता है क्वेश्चन उठाओ आगे बढ़ो, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए नेक्स्ट वीक से फ्राइडे को इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि 2, 3, 4, 5 मेरे को लगेगा कि जितने घंटे की रिक्वायरमेंट उतने घंटे लगातार बैठ के पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, इससे पहले इसमें आपको बता दे रहा हूँ नेक्स्ट वीक से करूंगा, इस वीक से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा जो आगे वाले पोर्शन है क्या क्या पढ़ने में पहले बता देता हूँ। बैंकिंग ऑफ रोड एक बार थोड़ा सा पढ़िए कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, ठीक। उसके बाद जो आपका टॉपिक बैंकिंग वर्टिकल से तो वर्क ऑफ एनर्जी में है, वो तो बहुत आखिरी में बैंकिंग ऑफ रोड और एक दो क्वेश्चन देखेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। पहले वाले कैसेट्स देखे, ऐसे रहते थे कैसेट्स, है ना, एक रील होती थी, और ये ऐसे रोटेट होता था, एक रील खाली होती जाती थी, दूसरा वाला फिलअप होता जाता था, ठीक है। और इसकी कुछ थिकनेस मैंने कहा कि दी हुई है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन एससी वर्मा में है, ठीक है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ आप लोग देख के आइए। मैंने कहा कि इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है, कुछ टाइम के बाद इसका रेडियस कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो आपको बस ये सोचना है कि ये जो रील है ये कांस्टेंट स्पीड से चलती थी ना, ऐसा थोड़ी ना कि पहले बहुत तेजी से चली फिर धीरे चलने लगी, फिर तेजी से चली फिर धीरे चलने लगी, वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है, उसमें हेड लगा रहता है जो कि रील पे ऐसे टच होता रहता है, और उसके कारण वो क्या होता है, मेरे को आवाज सुनाई देती है कि हाँ इसमें क्या ऑडियो सिग्नल्स हैं, ठीक। तो ये जो रील है ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो आपको सोचना क्या क्या है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से रील चल रही है तो क्या ओमेगा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ठीक है। कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, या किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मेरे को ओमेगा निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ठीक है। ये दो टाइप के क्वेश्चन है जो आपको इसमें सोचना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सर्कुलर मोशन को बाइंड अप करेंगे और मैं स्टार्ट करूंगा आपका वर्क पावर एनर्जी, ठीक। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगेंगे मैं डिस्कस कर दूंगा पर वीक बेसिस पे, ठीक है। और जिस दिन डिस्कस करूं ये आपका खत्म हो चुका है, अपने डाउट्स इकट्ठे करके रखिए, कोई टाइम फिक्स नहीं कर रहा, इस वीक में किसी भी दिन आपका डाउट सेशन होगा, ठीक है। कल आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा, तो कल के बाद में किसी भी दिन डाउट सेशन लूंगा। ये मत बोलेगा सर मैं परसों डाउट सेशन ले रहा हूँ सर अभी तो क्वेश्चन ही नहीं किए, नहीं किए तो खत्म, टाइम नहीं है, ना ही आपके पास है ना ही मेरे पास है कि मैं आपके लिए टाइम डिसाइड करूं, चलो 1 हफ्ते के बाद डाउट सेशन लेंगे, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद तो वर्क पावर एनर्जी आ जाएगा, ठीक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपका रोटेशन खत्म हो जाए ताकि एक हेडक खत्म हो, क्योंकि रोटेशन तो मेरी स्पीड स्लो रहती है, बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद पैरेलली उठा लूंगा 11वीं और 12वीं, ठीक है। चलिए ओके बाय।